घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन दुनियादारी है, जो फिलहाल आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि टीपी चला गया। टीपी टेलीप्रॉम्प्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है। ये एक किस्म की मशीन होती है, स्क्रीन जिस पर लिखा होता है वो टॉकिंग पॉइंट्स जो एक एंकर आपके सामने पेश करता है। सबका पेश करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई कॉमा फुल स्टॉप समेत हूबहू हर्फ बहर्फ वही बोलता है जो सामने लिखा होता है, और किसी को संकेत सूत्रों भर की जरूरत होती है अपने हिस्से की बात आप तक पहुंचाने के लिए। शुरू करते हैं दुनियादारी इस क्विक टीपी ट्यूटोरियल के साथ। कूटनीति का एक मशहूर फॉर्मूला है साम दाम दंड भेद। ताइवान को हासिल करने के लिए चीन यही कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहा है। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा के अंदर घुसकर स्टंट दिखा रहे हैं। इस शक्ति प्रदर्शन में चीन ने दोनों देशों के बीच समंदर में खिंची एक संवेदनशील लकीर को भी लांघा। ये लकीर चीन और ताइवान के बीच का अनाधिकारिक बॉर्डर है। ताइवान ने चीन की हरकत पर एतराज जताया और इस पर चीन ने जवाब दिया, कैसी सीमा, कौन सी सीमा, ये क्या मामला है? चीन और ताइवान का ये झगड़ा क्या है? हमारे पड़ोस का देश अब किस मोर्चे पर गुंडागर्दी कर रहा है? विस्तार से जानते हैं। चीन और ताइवान के रिश्तों का स्टेटस जानते हैं। इस स्टेटस को जानने के लिए दो चीजें खासी मददगार हैं। पहला ताइवान के इलेक्शन और दूसरा हांगकांग का हालचाल। चीन के साथ कैसे रिश्ते हों, ये सवाल ताइवान का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होता है। इस सवाल पर ताइवान की जनता क्या फैसला करेगी, ये तय करने में क्रूशियल फैक्टर बनता है हांगकांग। वजह, ताइवान और हांगकांग दोनों के लिए चीन के पास एक ही पॉलिसी है, वन कंट्री टू सिस्टम्स, मतलब एक देश और दो राजनीतिक व्यवस्थाएं। जुलाई 1997 में जब ब्रिटेन ने हांगकांग वापस चीन को सौंपा तो पेइचिंग ने इसी सिस्टम का वायदा किया। कहा कि वो हांगकांग को राजनीतिक स्वायत्तता देंगे, उसके लोकतांत्रिक तौर तरीकों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही आश्वासन चीन ताइवान को देता है। कहता है कि अगर ताइवान चीन के साथ अपना एकीकरण कर ले तो ताइवान के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में चीन दखलंदाजी नहीं देगा, हाईएस्ट ऑटोनॉमी देगा। बदले में ताइवान को यह मानना होगा कि वो एक अलग देश नहीं है, चीन का संप्रभु हिस्सा है। हम जानते हैं हांगकांग के मामले में चीन ने अपना वायदा तोड़ा। चीन ने हांगकांग के राजनीतिक और सांस्कृतिक सिस्टम को हाईजैक कर लिया और चीन की इन हरकतों के खिलाफ पिछले 6 वर्षों से 2014 से हांगकांग में बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक विरोध हो रहा है। चीन इन प्रदर्शनों को कुचलने में जान लगा चुका है। चीन हांगकांग के साथ जो कुछ भी कर रहा था उस पर सबसे ज्यादा करीबी नजर थी ताइवानियों की। वो समझ गए थे कि चीन भविष्य में अपनी सारी प्रॉमिसेस को किनारे रखकर उनके साथ भी ऐसा ही करेगा। यही वजह है कि 2014 में जैसे जैसे हांगकांग के हालात बिगड़े वैसे वैसे ताइवान में चीन की मुखालफत बढ़ी। ताइवान की पब्लिक के इस मूड का सबसे सटीक अनुवाद 2016 और 2020 के प्रेसिडेंशियल चुनाव के नतीजों में दिखा। क्या हुआ इन चुनावों में? ताइवान की जनता ने चुना डीपीपी यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को। डीपीपी की जीत की खास बात क्या है? खास ये है कि डीपीपी से पहले सत्ता में रही क्यूमिंतांग पार्टी ताइवान की आज़ादी का समर्थन नहीं करती थी, प्रो चाइना थी। तो जनता ने प्रो चाइना पार्टी को सत्ता से हटा दिया और जो डीपीपी पार्टी है, जो प्रो इंडिपेंडेंस आज़ादी की पक्षधर पार्टी है, उसको जनादेश दिया। डीपीपी जो कहती है कि ताइवान एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है। डीपीपी की मौजूदा लीडर हैं साई इंग-वेन। वो 2016 से ताइवान की राष्ट्रपति हैं। चीन उनसे बुरी तरह चिढ़ता है और इस चिढ़ की वजह है साई की चाइना पॉलिसी। क्या है पॉलिसी, ब्रीफ में जानते हैं। पहली चीज, ताइवान एक आजाद और संप्रभु देश है। दूसरी बात, ताइवान वन कंट्री टू सिस्टम्स को स्वीकार नहीं करता। तीसरी बात, ताइवान चीन के साथ एकीकरण की संभावनाओं से इनकार करता है। चौथा, ताइवान चीन की आक्रामकता का मुकाबला करेगा, जवाब देगा। पांचवी बात, ताइवान चीन को क्रॉस स्ट्रेट स्टेटस को उल्लंघन नहीं करने देगा। पांचवें पॉइंट में एक टर्म आया, समझ में आया क्या? क्रॉस स्ट्रेट स्टेटस। ये क्या है? ये बताने के लिए हमें थोड़ा भूगोल देखना होगा। नक्शे पर चाइना के पूर्व में आपको दिखेगा उसका फुजियान प्रांत। इससे लगा है साउथ चाइना सी और इसी के पार बसा है ताइवान। ताइवान और चीन के बीच समंदर का जो सकरा रास्ता है वो कहलाता है ताइवान स्ट्रेट, हिंदी में ताइवान जलसंधि।
तकरीबन 180 किलोमीटर चौड़ी ये जलसंधि ताइवान और चीन के बीच का भौगोलिक बंटवारा है। इस बंटवारे में दोनों देशों की समुद्री सीमा को कहते हैं मीडियन लाइन। ये मीडियन लाइन समुद्री बॉर्डर खींचने का एक पुराना तरीका है। फॉर्मूला ये कि दोनों देशों की तटीय रेखा से समान दूरी पर समंदर का जो हिस्सा आए उसे सीमा मान लिया जाए। लकीर के इस तरफ तुम, उस तरफ हम। इस मीडियन लाइन पर अभी चीन का एक बड़ा बयान आया। हुआ ये कि पिछले हफ्ते कीथ क्राच नाम के एक बड़े अमेरिकी अधिकारी ताइवान आए। कीथ के ताइवान आने का मकसद था ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई की शोक सभा में शामिल होना। प्रकट मकसद। कीथ क्राच ताइवान आए तो चीन भड़क गया। बोला अमेरिका और ताइवान फौरन अपना आधिकारिक मेलजोल खत्म करें। चीन इतने पर नहीं रुका, ताइवान पर प्रेशर बनाने की अपने लड़ाकू विमानों की ड्यूटी लगा दी। 18 और 19 सितंबर को चीन के लड़ाकू विमान तकरीबन 40 बार मीडियन लाइन को लांघकर ताइवान की सीमा में घुसे। चीन की इस हरकत पर ताइवान ने ऐतराज जताया। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने आरोप लगाया चीन जानबूझकर तनाव भड़का रहा है। क्या था त्साई का बयान? चीन ने मीडियन लाइन का उल्लंघन किया। चीन की हालिया सैन्य गतिविधियां साफ बताती हैं वो शक्ति का इस्तेमाल करके हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है। वो ज़बानी धमकियां देने के अलावा सैन्य ताकत दिखाकर धमका रहा है। ये तो था ताइवान की राष्ट्रपति का बयान। चीन का बयान क्या आया? हमने किसी मीडियन लाइन को नहीं माना। इसके बाद 22 सितंबर को ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का बयान आया। वो बोले कि मीडियन लाइन हम दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष रोकने और शांति और स्थिरता को बनाए रखने का प्रतीक रही है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कोई मीडियन लाइन है ही नहीं। ये बयान सीमा से जुड़ी यथास्थिति को बर्बाद करने के बराबर है। चीन शांति भंग कर रहा है, उसे सभ्य अंतर्राष्ट्रीय कायदों से चलना चाहिए। जोसेफ वू ने इस मसले पर एक ट्वीट भी किया। इसमें लिखा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूं कि वो एकजुट होकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की इन हरकतों की निंदा करे। चीन की गतिविधियां खतरनाक हैं, चीन को पीछे हटना होगा। वैसे ये पहली बार नहीं है कि चीन ने मीडियन लाइन लांघी हो। मार्च 2019 में भी चीन के 2 J-11 फाइटर जेट्स मीडियन लाइन के पार गए थे। बीते कई वर्षों में ये पहली बार था जब चीन ने ये लकीर क्रॉस की। जुलाई 2020 के ऐलान की बात करें तो चीन ने अपनी इस हरकत का बखान किया इनकार की जगह। चीन ने कहा कि ताइवान के नजदीक अपने जहाज उतारकर हमारी सेनाओं ने ताइवान के अलगाववादियों को एक सख्त चेतावनी दी है। एक अपडेट फरवरी 2020 का भी है जब चीन के H-6 बॉम्बर विमानों ने मीडियन लाइन लांघी थी। तब चीनी जेट्स को बाहर निकालने के लिए ताइवान को अपने F-16 विमान भेजने पड़े थे। और ये सब खेला कब से शुरू हुआ? जैसा मैंने पहले जिक्र किया, DPP की जीत से, यानी कि 2016 से, जब राष्ट्रपति बन गई त्साई। उनकी जीत के बाद से चीन ताइवान को लेकर लगातार उग्र हो रहा है। त्साई की प्रो इंडिपेंडेंस पॉलिसी से निपटने के लिए चीन ने कई युक्तियां लगाई। जनवरी 2020 में जब दोबारा ताइवान में चुनाव हुए तो उससे पहले ये कोशिशें और तेज हुई। चीन किसी भी कीमत पर यही चाहता था कि त्साई सत्ता में न लौटे। इसके लिए उसने ताइवान के चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश की। सोशल मीडिया के रास्ते ताइवान के प्रो इंडिपेंडेंट लीडर्स के खिलाफ फेक न्यूज का अंबार लगाया। ताइवान का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भड़काऊ प्रोपेगेंडा वीडियो से इंटरनेट पाट दिया। चीन की मंशा क्या थी, इसका अंदाजा आपको अप्रैल 2019 की ग्लोबल टाइम्स की एडिटोरियल से भी लग जाएगा। क्या लिखा था इस प्रो चीन एडिटोरियल में? ताइवान का मुद्दा सुलझाने के लिए हमें असली वॉर की जरूरत नहीं। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के ताइवान को लेबनान में तब्दील करने के लिए कई तरीके हैं हमारे पास। अब सोचिए लेबनान क्यों बर्बाद हुआ? वो बर्बाद हुआ अलग अलग धर्मों के बीच पैदा किए गए झगड़े के कारण। इस झगड़े के चलते लेबनान में हमेशा हिंसा होती है। वो एक फेल्ड स्टेट बनकर रह गया है। मतलब चीन ताइवान को दूसरा लेबनान बनाना चाहता है, धर्म के आधार पर झगड़ा पैदा कर। खबरों के मुताबिक चीन ने ताइवान के अपराधी गिरोहों को अपनी तरफ करके उनकी मदद से वोट खरीदने की कोशिश भी की थी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ताइवान के कुछ अखबारों और न्यूज चैनलों को चीन के पक्ष में खबरें चलाने के लिए पैसे भी दिए थे। इसके अलावा चीन ने ताइवान के लोगों को आर्थिक प्रलोभन दिया। मसलन चुनाव से ठीक पहले नवंबर 2019 में चीन का ताइवान अफेयर्स विभाग एक 26 सूत्री प्रोग्राम लेकर आया। इसमें कहा गया कि अगर ताइवानी कंपनियां और वहां के लोग चीन आ जाते हैं तो उन्हें कई सारे आर्थिक फायदे दिए जाएंगे। लेकिन उनकी इस पेशकश को ताइवान ने नामंजूर कर दिया। चीन की लाख कोशिशें एक तरफ, लेकिन ताइवान की जनता ने उसे राष्ट्रपति चुना, फिर से चुना, जो उनकी आज़ादी की रखवाली कर रही थी, यानी कि त्साई। और इसीलिए 2020 के चुनाव के बाद से चीन और ज़्यादा बौखलाया है। चीन को डेमोक्रेसी से एलर्जी है, लोकतंत्र से परहेज है। वो कभी नहीं चाहता कि ताइवान में लोकतंत्र आए या रहे। शुरुआती 3 दशकों तक चीन की तरह ताइवान में डेमोक्रेसी की कोई उम्मीद नहीं थी। 1949 से 1975 तक यहाँ चियांग काई शेक की तानाशाही रही। चियांग भी माओ की तरह क्रूर और सनकी था। चियांग की मौत के बाद ताइवान के भीतर लोकतंत्र की मांग ने जोर पकड़ा। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चले।
और मार्च 1996 में यहाँ पहली बार निष्पक्ष चुनाव हुए। तब भी चीन ने इन चुनावों को रुकवाने की कोशिश की थी। ताइवान को डराने के लिए मिसाइल टेस्ट किए थे। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय संकट भी पैदा हुआ था और तब ताइवान की मदद के लिए अमेरिका आगे आया था। 2 हफ्ते तक अमेरिका और चीन के बीच जंग की स्थिति रही। लगा कि न्यूक्लियर वॉर की नौबत आ सकती है, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब एक बार फिर वैसी स्थिति बन रही है। ताइवानी जनता के सामने फिर वही सवाल है। सवाल ये कि अगर मरना ही है तो कैसे मरना पसंद करेंगे? धीमे धीमे एड़ियां घिसट कर, गुलामी करके, या क्विक डेथ? ताइवानी जनता ने पहले भी लड़ने का विकल्प चुना था, वो भी क्विक डेथ की आशंका वाली लड़ाई। चीन के साथ बढ़े इस हालिया तनाव में वो बिना झुके, बिना आज़ादी गंवाए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। सवाल तो अब एक बचा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ताइवान की मदद के लिए आगे आएगा या फिर वो चीन की ऐसी ही बुली गुंडागर्दी देखता रहेगा। ये था आज की दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की है। पहली सुर्खी जर्मनी से है। यहाँ राजधानी बर्लिन के एक अस्पताल में रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी का इलाज चल रहा था। सेहत में सुधार के बाद अब नावल्नी को अस्पताल से छुट्टी दी गई। हालांकि पूरी तरह से रिकवर होने में उन्हें वक्त लगेगा। नेता प्रतिपक्ष, आधिकारिक रूप से नहीं लेकिन विपक्ष के नेता, कह चुके हैं कि तंदुरुस्त होने के बाद रूस फिर लौटूंगा, फिर जनता के लिए काम करूंगा। उन पर 20 अगस्त को नर्व एजेंट से जानलेवा हमला हुआ था। वक्त रहते इलाज मिला, वो भी जर्मनी में, तो जान बची। दूसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। यहाँ तस्मानिया वेस्ट कोस्ट से एक बुरी खबर आई है। 21 सितंबर से अब तक यहाँ 380 से ज्यादा व्हेल्स की लाश मिली है। इनकी मौत का कारण है स्ट्रेंडिंग। इसका मतलब होता है बड़ी मछलियों का किनारे पर आकर उथले पानी में आकर रेत में फंस जाना। ज्यादातर फंसी हुई मछलियां रेत के भार और डिहाइड्रेशन के चलते मर जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले स्ट्रेंडिंग में एक साथ इतनी व्हेल्स की मौत कभी नहीं हुई। अभी भी किनारों पर कई व्हेल्स फंसी हैं। अब तक 50 व्हेल्स को सुरक्षित निकाला भी जा चुका है, और ये सुरक्षित निकालने का मतलब वापस उनको गहरे पानी में छोड़ना। तीसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहाँ कोरोना के कारण हुई मौतों की संख्या 2 लाख का आंकड़ा पार कर दिया। इसे लेकर एक पत्रकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा। जवाब में ट्रंप बोले कि अगर उनके प्रशासन ने सही तरीके से स्थिति न संभाली होती तो मृतकों की संख्या 25 लाख तक होती। एक तरफ इन आंकड़ों पर ट्रंप को घेरा जा रहा है, वहीं ट्रंप इसका दोष सिर्फ और सिर्फ चीन पर मर रहे हैं। 22 सितंबर को उन्होंने यूएन से भी चीन के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की। ये थी सुर्खियां। अब बारी तारीख की। आज तारीख है 23 सितंबर और इसका संबंध है एक जहाज से। वो जहाज जो एक बेशकीमती खजाना लेकर समंदर की यात्रा पर निकला और खो गया। जहाज का नाम था मर्चेंट रॉयल। 700 टन वजन का ये रॉयल मर्चेंट ब्रिटेन का व्यापारी जहाज था। 1627 में से पहली बार समंदर में उतारा गया, लेकिन 1637 आते आते जहाज की हालत टाइट होने लगी। कई बार यात्रा के दौरान इसमें पानी भर जाता। ऐसे में जहाज को मरम्मत के लिए स्पेन भेजा गया। इस दौर में स्पेन की अपनी कुछ कॉलोनीज से लड़ाई चल रही थी। इस जंग में स्पेन ने अपने तकरीबन 30,000 सैनिकों को ड्यूटी पर लगाया था, लेकिन एक दिक्कत थी। स्पेन ने अपने इन सैनिकों तक रसद और बाकी सप्लाई पहुंचाने के लिए जो जहाज भेजा था वो बीच रास्ते में तबाह हो गया था। ऐसे में स्पेन की मदद के लिए आगे आए जॉन लिम्ब्रे। ये जनाब मर्चेंट रॉयल जहाज के कैप्टन थे। उन दिनों मर्चेंट रॉयल स्पेन में था। जॉन लिम्ब्रे ने स्पेन से कहा कि मैं जहाज लेकर लंदन जा रहा हूँ, रास्ते में बेल्जियम रुककर आपके सैनिकों तक सप्लाई पहुंचा दूंगा। इस आश्वासन के बाद स्पेन ने मर्चेंट रॉयल पर सप्लाई लदवा दी। और सप्लाई क्या थी? समझिए खजाना था। तकरीबन 45,000 किलो सोना, 5 लाख से ज्यादा चांदी के स्पेनिश डॉलर और हजारों मैक्सिकन सिक्के। 23 अगस्त 1641 को यह खजाना लदकर मर्चेंट रॉयल रवाना हुआ। खजाना लादकर इस पर 58 जहाजी सवार थे। इसके पीछे और आगे एक एक छोटा जहाज चल रहा था कि कोई इमरजेंसी आ जाए तो मर्चेंट रॉयल की मदद की जा सके। सारी तैयारियां धरी रह गई। बीच रास्ते में समंदर, उसमें आया एक तूफान। मतलब समंदर का तो बीच क्या, शुरू आखिरी पूरा ही रास्ता था, पर बीच समंदर में तूफान आया। मर्चेंट रॉयल इस तूफान को झेल नहीं पाया। 23 सितंबर 1641 को मर्चेंट रॉयल ने सिसिली की खाड़ी में जल समाधि ले ली। उसके पीछे आ रहा जहाज जब तक मदद के लिए पहुंचता तब तक मर्चेंट रॉयल के 18 जहाजी समंदर में डूब चुके थे और साथ में गुम हो चुका था जहाज पर लदा समूचा खजाना। और जानते हैं इस खजाने की कीमत कितनी थी? आज की तारीख में इसकी कीमत होती 11,000 करोड़ रुपए। ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों ने इस डूबे खजाने को खोजने की बहुत कोशिश की, पर नाकाम रहे। 2019 में इस जहाज का एक पुर्जा बरामद हुआ। इस खोज से उत्साहित होकर कई बार लोग इस ट्रेजर हंट में लगे दोबारा से, लेकिन अब तक खजाना किसी को मिला नहीं। बताते हैं कि खजाना समंदर में करीब 300 फीट की गहराई पर है।
खजाने की ये अनुमानित लोकेशन काफ़ी खतरनाक भी बताई जाती है, फिर भी लोग जान दांव पर लगाकर खजाना खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये दुनिया का फिलहाल का सबसे बड़ा ट्रेजर हंट है। ये था तारीख सेक्शन। आखिरी में विश्व कविता। आज सुनिए जर्मन कवि बर्टोल्ट ब्रेख्ट की कविता, जिसका हिंदी अनुवाद किया है विष्णु खरे ने। इसका हिंदी में शीर्षक है जनरल वह टैंक। कविता सुनिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। जनरल, वो आपका टैंक क्या धांसू गाड़ी है। जंगल का सफाया कर सकता है, 100 आदमी कुचल सकता है, लेकिन इसमें एक नुक्स है, इसे एक ड्राइवर चाहिए। जनरल, आपका वो बम मार क्या शानदार है। हवा से ज्यादा उड़ सकता है, हाथी से ज्यादा ढो सकता है, लेकिन उसमें एक नुक्स है, उसे एक मिस्त्री चाहिए। जनरल, आदमी काम का प्राणी है, उड़ सकता है, जान ले सकता है, लेकिन उसमें एक नुक्स है, वो सोच सकता है। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।